हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रोटो सीरीज का 1.11 क्वेश्चन। एक बेहतरीन सवाल जिसमें रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल जिसे ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम किसी गिवन बॉडी के फ्रेम में जाकर के सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए। सुनेगा क्वेश्चन क्या है। आपके पास दो कार हैं, कार वन और कार टू, और बोथ ऑफ द कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कार वन का जो वेलोसिटी है वो v1 है भाई, ठीक, और कार टू का जो वेलोसिटी है वो v2 है। कार्स पे ये विंड स्क्रीन होगी ऐसे आगे की तरफ। जो विंड स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ कार वन में जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, और कार टू में जो एंगल बना रहा है दिस इज 15 डिग्री। ये क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर उस कार के ऊपर मतलब उस विंड स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली में पत्थर गिर रहे हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, और पत्थर गिरने के बाद रिबाउंड हो रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि जब वो रिबाउंड हो रहे हैं ना तो वो ड्राइवर को ऐसा ऑब्जर्व होता है जैसे कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है। भैया ये लाइन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब समझ में आया? मतलब रिबाउंड होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि विद रेस्पेक्ट टू द ड्राइवर उन स्टोन्स की जो वेलोसिटी है ना वो वाई डायरेक्शन में है। आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि जब ड्राइवर के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो इस सवाल को ड्राइवर के फ्रेम में सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा ना। देखिएगा ध्यान से, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जब हेल स्टोन्स रिबाउंड करेंगे तो इस ड्राइवर को ऐसा ऑब्जर्व होगा जैसे वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में गए हैं। ठीक है, चलिए इंपैक्ट हुआ, नथिंग इज मेंशन, इलास्टिक इंपैक्ट कंसिडर करेंगे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना क्रोटो के लगभग हर सवाल में कहीं ना कहीं कोलिजन का यूज किया जा रहा है। इलास्टिक इंपैक्ट कंसिडर करेंगे। मैं यहां पर लाइन ऑफ इंपैक्ट बनाता हूं। लाइन ऑफ इंपैक्ट आप जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है जो कि विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर है, ये वेलोसिटी वेक्टर इस समय लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलास्टिक इंपैक्ट्स में जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं या किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा हूं ना वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं इन द फ्रेम ऑफ ड्राइवर। तो अगर मैं यहां पर ये वेलोसिटी जो ऑब्जर्व कर रहा हूं ना वो इस ड्राइवर के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जरा देखिएगा, मुझे एक बात बताइएगा फटाफट से। ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। अगर ये एंगल 30 तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इससे हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर भी लाइन ऑफ इंपैक्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री होगा। मतलब यहां पर हम एक बात बोल सकते हैं कि इस ड्राइवर को ऐसा ऑब्जर्व होगा कि जब पत्थर उससे टकरा रहे थे उस समय यहां पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहे थे वो 30 डिग्री है। ये एंगल समझ में आया 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि टोटल एंगल 90 है, तो ये 30, ये 30, तो ये भी 30। लेकिन क्वेश्चन में एक बात पड़ेगा लास्ट में, एज्यूम दैट हेल स्टोन्स फॉल वर्टिकली। एक्चुअली ग्राउंड फ्रेम में उन पत्थर की जो वेलोसिटी है ना वो वर्टिकल है। मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा पत्थर वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, और वहीं पर अगर ऑब्जर्वर कार वन के फ्रेम से देख रहा है तो उसे ऐसा लगेगा कि जो स्टोन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर। तो यार ये बात तो समझ में आ गई कि ग्राउंड फ्रेम में आपको पत्थर की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है, वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में वो है हमारे पास सपोज वी एस, और वो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप एक बात बताइएगा, आपको ये डायरेक्शन पता है, आपको ये भी पता है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू कार। और आप अगर रिलेटिव के कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं कि जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप जिसके फ्रेम में निकाल रहे हैं उसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर देते हैं। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू कार लिखने का तरीका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, यस और नो। तो हम ये कह सकते हैं कि कार की वेलोसिटी जो v1 है ना उसको स्टोन की वेलोसिटी में उल्टा करके ऐड कर दो, और जब इन दो वेक्टर्स को उल्टा करके ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो आपको वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू कार मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कार की वेलोसिटी आगे की तरफ v1 थी, इसको पलट के ऐड कर देते हैं। ठीक है भाई, दिस इज माइनस ऑफ v1 वेक्टर, v1 इज वेलोसिटी ऑफ कार और ये है vs।
बताइए इन दोनों का आपको जो रिजल्टेंट देगा, क्या वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार होगा? और जनाब जरा ऑब्जर्व करिए, इसका डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है यार। ये डायरेक्शन देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पर एक बात बताओ जल्दी से फटाफट, क्या मैं इस एंगल को 30 डिग्री लिख सकता हूँ? अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री लिख सकता हूँ तो इस ट्रायंगल में जरा ऑब्जर्व करिएगा, टेन 30 की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अगर मैं टेन 30 की वैल्यू आपसे पूछूं तो बताइए क्या लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कार का मैग्नीट्यूड, जो कि मेरे पास v1 है। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे फॉलो किए ना, एज इट इज सेम स्टेप्स मैं अब कार 2 के लिए फॉलो करने वाला हूँ। तो जल्दी से देखते हैं फटाफट। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन, और यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो आपको समझ में आ रहा होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ भी ये वाला एंगल आपका 15 डिग्री हो जाएगा। वही सेम एनालॉजी जो मैंने यहाँ पे यूज करी थी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली कोलिजन से जस्ट पहले जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ एंगल होगा वेलोसिटी का वो 15 डिग्री होगा। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू अगेन कार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बेटा ये 15 डिग्री है तो ये 15 डिग्री हो गया। अगर ये 15 डिग्री है तो ये एंगल बताइए कितना होगा? ये टोटल एंगल देखो, टोटल एंगल 90 है, जिसमें से 15 प्लस 15 ये 30 डिग्री हो चुका है। तो यहां पर आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये वाला जो एंगल है ना ये 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा फिर से वही वेक्टर डायग्राम, फिर से अगेन ड्राइवर के फ्रेम में गए, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी वर्टिकल थी, तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल, कार के फ्रेम में गए, कार 2 की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दिया, ये आ गया v2, ये रहा तुम्हारा vs। स्टोन्स की वेलोसिटी दोनों के इसमें सेम है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या है जनाब? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार। इसको मान लेते हैं कार 2, इसको बोल देते हैं कार 1। भाई अब तो सॉल्व हो गया ना। ये वाला एंगल बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है भाई। तो बताओ इस केस में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060, यहाँ पे 1060 की आप वैल्यू क्या लिखेंगे? 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज vs डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज v2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड व्हाट, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्या फाइंड करना था? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ v1 बाय v2। हमें यहाँ पर v1 बाय v2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आप ऑब्जर्व करिए 1060 डिवाइडेड बाय आएगा 1030। 1060 का वैल्यू है vs बाय v2 और इसका वैल्यू है vs बाय v1। यहाँ से ये कैंसिल आउट और सीधे आपके पास v1 बाय v2 का वैल्यू आ चुका है। 1060 का वैल्यू √3 और 1030 का वैल्यू कितना है? 1 बाय √3। सो योर आंसर विल बी द 3। सोचिए इस क्वेश्चन को ड्राइवर के फ्रेम से सॉल्व करना आसान क्यों रहा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमें कैसे स्ट्राइक करेगा। एक्चुअली आप खुद क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जो हमें वेलोसिटी दी हुई है रिबाउंड के बाद, मतलब वेलोसिटी का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कितनी सिंपल कैलकुलेशन के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। आई होप सो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।